मैडम इजाजत दीजिए मैडम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम, बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। सबसे तीखे सवाल जिसका देना पड़ेगा जवाब, सामने बैठी शख्सियत का हर राज होगा बेपर्दा। आज तक की पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरोगेट कर रही है देश के दिग्गजों को। आज की पीआईटी की मेंबर हैं अंजना ओम कश्यप, सईद अंसारी और नेहा बाथम, और इनके सवालों का सामना करेंगे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, और आरोप है कि अल्पसंख्यक डरे हुए हैं आपकी सरकार के राज में। अयोध्या पर आपने कहा था, अयोध्या में अब तो वहां पर मंदिर बन रहा है, मथुरा काशी, कहां जाकर रुकेंगे? क्या सोच रही है आपकी सरकार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल हो रहे हैं और इन 8 सालों में एक भी डिस्क्रिमिनेशन की घटना के बारे में कोई कह नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ज्ञान वापी और ये तमाम मुद्दे या बाबरी मस्जिद के मुद्दे को बताया, ये मोदी जी ने नहीं खड़े किए। ये तो अगर एक जो मुगल आक्रमणकारी था उसकी क्रिमिनल क्रूरता की कारस्तानी थी या जो करतूत थी, उसको हम तो जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मोदी जी कहां से आ जाते हैं, इसमें ये सरकार कहां से आ जाती है, यहाँ पे हमारा मंत्रालय कहां से आ जाता है? हमारी जिम्मेदारी हाँ। इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर समाज में, देश में भय पैदा हो, डर पैदा हो, दो समुदायों के बीच दरार पैदा हो, तो क्या ये सरकार की नकवी जी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामने आए, आगे आए और उसे खत्म करे? सरकार तो मूक दर्शक बन जाती है, उन लोगों को और ज्यादा बल मिलता है। भागलपुर का दंगा आपको याद होगा, जिसमें नहीं मैं इतिहास जब तक इतिहास नहीं क्यों खोदने आपको हम इतिहास, नेहरू ने ये किया था, राजीव गांधी ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, जब तक हम लालू के राज में इतने दंगे हुए, अखिलेश के राज में इतने दंगे हुए, इतिहास महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब तक आप इतिहास आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वर्तमान नहीं समझेंगे। इतिहास इसलिए मैं बता रहा हूं कि भागलपुर में 2 महीने दंगा हुआ और 2 महीने में जो है वो हजारों से ज्यादा बेकसूर कत्लेआम हुए। आज भिवंडी से लेकर, आज भी मरेंगे सर लोग। नहीं बता रहा हूँ, आज भी दंगा भिवंडी से लेकर के मलियाना से लेकर के और मेरठ से और मालेगांव से लेकर के दंगों की एक श्रृंखला थी। इस 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कहाँ भिवंडी हुआ, कहाँ मलियाना हुआ, कहाँ भागलपुर हुआ, कहाँ पर भय कहाँ है? मैग्नीट्यूड नहीं भय कहाँ है? कहाँ है भय? बताइए ना। आप ये नापेंगे कि मलियाना में इतने लोग मरे थे, भागलपुर में इतने लोग मरे थे? बिल्कुल नापेंगे। तो हमारे क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम न भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, न भ्रम का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का सभी वर्ग सुरक्षा का एहसास और हिफाजत का एहसास महसूस करे। आप मानते हैं कि कोई देश में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, एकदम बहुत सुख शांति है, सब आराम से बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो माएं बड़ी खुश होती हैं कि अपना देश है, अपने लोग हैं, अगर वो उन्हें कोई तकलीफ भी हो गई तो लोग उनकी मदद करेंगे। अरे सर, आजकल तो हालत ये हो गई है कि अगर एक जवान बच्चा घर से बाहर निकले, काम के लिए निकले, तो जब तक घर नहीं आ जाता है माँ की नींद हराम हो जाती है, रोटी नहीं खा पाती है। नहीं, ये देखिए, आप ये जो सामान्य सी बात कह रहे हैं कि साहब नहीं, कहाँ हो रहा है, बताइए आप, कहाँ पे जो है वो आदमी डरा हुआ है, खौफजदा है? बुर्का विवाद पर लिए चलते हैं आपको नकवी जी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। ऐसा था तो फिर जो बुर्का नहीं पहन के जाने का या फिर हिजाब नहीं पहन के जाने, अपने किसी भी कॉलेज, स्कूल, मदरसा, कहीं भी, इस सब को लेकर जो आपकी सरकार का रुख था वो पूरी तरीके से स्पष्ट होकर सामने नहीं आया। क्या चाहते थे? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए क्या है कि ये हिजाब का जो हॉरर हंगामा है वो शुद्ध रूप से मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश थी। और हिजाब के हॉरर हंगामे के पीछे कतई ये नहीं था कि साहब इस पे कोई धार्मिक आस्था पर कोई हमला हो रहा है। अरे भाई, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, उसका ड्रेस कोड होगा, उसका डेकोरम होगा, उसकी डिग्निटी होगी, उसको मानना पड़ेगा। और उसको माना, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको लेकर के कुछ चंद लोगों ने पूरे दुनिया में ये हंगामा करना शुरू किया कि इस देश में इस्लामोफोबिया हो गया है। अब ये वो लोग हैं जो मोदी फोबिया की बीमारी से ग्रस्त हैं। वो अपने इस बीमारी को ठीक करने के लिए उसको सुरक्षा, मोदी फोबिया की बीमारी 2014 से देख लीजिए, अवार्ड वापसी से लेकर के और आज तक
ये तमाम जो है वो पिटे पिटाए प्राणी जो है, खासतौर से पॉलिटिकल प्राणी, कोई दिन किसी दिन चैन से बैठे हैं क्या? एक चीज, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज सही साहब आपको भी कहना चाहूंगा जना जी, इस देश में दुनिया का मतलब जो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं उनमें से हर जो है वो उसमें 10% 11% हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है। इस देश में मस्जिदें कितनी मालूम है? आपने बात करी ज्ञानव्यापी की या बाबरी मस्जिद की, कितनी मस्जिदें मालूम है आपको? नहीं मालूम है। इस देश में रजिस्टर्ड, क्योंकि मैं विभाग देख रहा हूँ, इस वक्त 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मस्जिदें हैं रजिस्टर्ड, और उससे ज्यादा जो है वो अनरजिस्टर्ड होंगी। और अगर आप अन्य धार्मिक स्थलों को, मुस्लिम मैं सिर्फ कर रहा हूं, जोड़ेंगे तो 7.5 लाख से ज्यादा धार्मिक स्थल जिसमें नमाज होती है, धार्मिक गतिविधियां होती हैं। किन पे हमला हो गया भाई? किसको रोक दिया गया? किन धार्मिक स्थल की धार्मिक गतिविधियों को रोक दिया गया? ये दुनिया में क्या करना? अच्छा चलिए ये बताइए, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने थोड़ी ना ये मुद्दे उठाए, फिर आपके मंत्री तमाम क्यों बयान देते हैं? गिरिराज सिंह को सुनते हैं कि नहीं आप? या टीवी बंद करना पड़ता है क्योंकि आपको तो मौलाना से भी मिलना है सर? नहीं, हमें बिल्कुल पूरा सवाल सुन लीजिए सर। हाँ। तेजो महल है ताजमहल, हाईकोर्ट से कैसा गहरा झटका लगा, किस तरह की डांट पड़ी है कि आप लोग ये सब बातें ड्राइंग रूम में कीजिए, ऐसी बातें लेकर कोर्ट मत आइए। पूरा सवाल सुनिए। अगला आपको सुनाते हैं, कानपुर से आपके भाजपा विधायक हैं, उनका ट्वीट आपको पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने पता है क्या लिखा है? 5 गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा था दुर्योधन को। हमने भी 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने तो हम अब तैयार रहो, सारे मंदिर वापस लेंगे। अच्छा, विधायक हैं ये चुने हुए भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, आप ये क्यों जहर बोते हैं ये लोग? आप ये बताइए कि आप संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, क्या एक ही व्यवस्था को रहेगा? दूसरों के लिए बंद है क्या? उस पर ताला लगा हुआ है, नो एंट्री हो गई है उनके, उस पर उनके लिए भी अधिकार है भाई, कोई भी बोल सकता है। सरकार क्या कर रही है हम वो बात जवाब दे सकते हैं। सरकार जो है वो समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और हर व्यक्ति की सुरक्षा हो, समृद्धि हो और समाज में वो बराबर से अपने अधिकार, दूसरे पक्ष की आप बात कर रहे थे, ओवैसी का जिक्र कर रहे थे, क्या ओवैसी आपके आदमी है या नहीं? आज बता दीजिए केंद्रीय मंत्री। ओवैसी साहब तो अपनी पत्नी के आदमी है, हमारे आदमी कैसे होंगे? नहीं, आपकी पार्टी के लिए काम करते हो, कहते हैं बी टीम है आपके। नहीं देखिए, मैं तो वो किसके लिए काम करते हैं किसके लिए नहीं करते, देखिए एक बात समझ लीजिए, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए कोई और इनडायरेक्ट काम करे। हमारे लिए अच्छा, फायदा तो करोड़ों कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं। नकवी जी, फायदा तो होता है ना, फायदा तो होता है ना। ओवैसी अगर लड़ लिए कहीं भी, यूपी में आए, अखिलेश का बैंड बज गया, आप जीत गए, क्लियर कट। ये फायदा हुआ है। ये आप लोगों की गलतफहमी भी है और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश है। मैं बताता हूँ कोई ओवैसी खड़े हो जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। कोई ओवैसी नहीं खड़े होंगे, बीजेपी को नुकसान हो, ऐसा नहीं होता। अरे भाई, बीजेपी जो है वो लगातार लोगों के बीच में काम करने वाली है और आज बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम कर रहे हैं और जिन्होंने परिवार की परिक्रमा को परास्त करके परिश्रम को परिणाम में बदला है। ये बड़ा परिवर्तन है। एक बार सुना देते हैं आपको नकवी जी कि क्या कुछ ओवैसी साहब कह रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी डायरेक्ट अटैक है उनका। औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया, अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री तो दूध के दूल्हे में, वो तो जिम्मेदारी नहीं है बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, डॉलर 80 रुपये का, मुगल जिम्मेदार है। मंदिर मस्जिद को सुलगा कर रखना है क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर बात करना नहीं है। देखिए एक बात है, ये मुगलों ने बहुत सालों राज किया है। ऐसा तो नहीं कि सभी जितने मुगल हैं, क्या दारा शिकोह के बारे में कोई गाली हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कह देता है क्या बहादुर शाह जफर के सम्मान के प्रति जो है किसी को जो है वो कोई सवाल खड़े होते हैं क्या? या और भी जो है औरंगजेब की जो क्रिमिनल, कम्युनल और करतूतें हैं उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो भी औरंगजेब की क्रिमिनल, कम्युनल करतूत को जस्टिफाई करता है, क्रूर करतूतों को जस्टिफाई करता है, वो बिल्कुल जो है वो इंसानी संवेदनाओं से दूर है। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़े थे? नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो कोर्ट तय करेगा कि किसने तोड़े थे या किसने बनाए थे। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अभी ओवैसी साहब कह रहे थे। औरंगजेब उनका आदर्श हो सकता है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का आदर्श नहीं हो सकता, हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी आदर्श नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मस्जिद गए हैं आप?
हाँ, मैं मस्जिद नहीं गया हूँ, मैं उस पूरे इस एरिया से गया हूँ, देखा है मैंने। आपने क्या देखा वहां? अब वो मैं अभी उसकी बताऊंगा तो आपको ठीक नहीं, मुझे ठीक नहीं है बताना, इसलिए बहरहाल जो कुछ देखा है वो कोर्ट अब तय करेगा, उसमें क्या है। ज्ञानवापी मामले में सर सार्वजनिक हो जाना, वहां की सर्वे रिपोर्ट, ये ठीक था? क्योंकि कोर्ट ने भी अब टिप्पणी कर दी है कि ठीक नहीं था। दरअसल जो कुछ भी हुआ, अभी वेट करना चाहिए था कि कोर्ट का आदेश आए उस पूरे मामले पर, उससे पहले ही सारी अब देखिए, रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी के मामले पे हमसे ज्ञान कम लीजिए तो अच्छा रहेगा। अभी चलिए वर्तमान में आ जाते हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ने कुछ आरोप लगाए, उसी से बात आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ ओवैसी साहब नहीं है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके आपकी सरकार पर यह आरोप लगाया कि सिर्फ डाइवर्जन पॉलिटिक्स है, अल्पसंख्यकों को दबाने की ये जो पूरी कवायद चल रही है, दरअसल बीजेपी का एजेंडा है असली मुद्दों से भटकाना, चाहे वो रुपए का कमजोर होना, इन्फ्लेशन होना, बेरोजगारी होना, या फिर तमाम अन्य जो ज्वलनशील मुद्दे हैं आज के, पेट्रोल 100 रुपए पार, एलपीजी 1000 रुपए पार। क्या जवाब है आपका? देखिए, एक बात आप बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं तो उनको शुभकामना दूंगा कि वो गेट वेल सून, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी बन गई है, उसमें वो पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में ऐसी सिमटी हुई है कि उसका आजकल पलायन प्रोग्राम देख रहे हैं आप। हमारा केवल इतना कहना है कि इस संकट के समय में जो आपने अभी बताया कि इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें, ये कोई सामान्य परिस्थितियां नहीं थी। इन 8 सालों के अंदर देखें तो तमाम तरह की चुनौतियां थी, तमाम तरह के संकट थे, तमाम तरह के कंटक थे। और इन 3 सालों में अगर देखें तो कोरोना का भी एक कहर आया, कोरोना की भी चुनौती आई, टिड्डियों का भी हमला हुआ, फिसड्डियों का भी हमला हुआ, चौतरफा हमले थे। उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत इच्छा शक्ति से, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, नुकसान नहीं पहुंचने दिया और देश के किसी तरह की किल्लत नहीं होने दी। ये अपने आप में सामान्य लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये विश्वास जीत पाई है आपकी सरकार? बिल्कुल जीती है, बिल्कुल जीती। देखिए, आप ये बताइए, हम विकास के जो हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके ये वोट का कोई मसौदा नहीं है। आप एक कोई हमें, ये जितने भी आपके तमाम सेकुलर सिंडिकेट के लोग हैं, आज तक ये एक भी नहीं बार उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया किसी भी समाज के। अल्पसंख्यकों की बात लीजिए आप। अब अगर मोदी जी के शासनकाल में, वोट की बात नहीं है, हमें मालूम है कि इतना अंजना जी कहेंगे वोट नहीं मिलता, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में 4% से 10% केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी हो जाती है। मोदी जी के शासनकाल में अल्पसंख्यक लड़कियों की इनरोलमेंट रेट बढ़ जाता है और ड्रॉप आउट रेट घट जाता है। 5 करोड़ में है भागीदारी, आपके मंत्रिमंडल में है अल्पसंख्यकों की? देखिए, क्या ये जो सिंबॉलिक चीजें, देखिए सिंबॉलिक चीजें हैं ना, ये जो टिकट का टोकनिज्म, ये सारी चीजें, क्या मोदी जी जो है वो कम संवेदनशील या कम एक्सेप्टेबल है क्या? किसी की जरूरत है किसी को चेहरा लाने की? सर, दिखाई नहीं देता। बातें बहुत अच्छी हैं, जब सुनते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, आंकड़े लगता है कि वाह वाह वाह, लेकिन जब किसी भी मुसलमान को देखो, आप किसी भी मुसलमान बस्ती में चले जाओ तो आप वही काम करता है। वो कारपेंटर है, वो पेंटर है, वो मैकेनिक है, वो ठेला लगाता है, वो चाय बनाता है, यही काम है। इससे आगे बढ़ता हुआ तो मुसलमान दिखाई देता नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस सब, मेरे पास आंकड़े अवश्य नहीं है इस बार, आपके पास बेहतर आंकड़े होंगे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने मुसलमान पढ़ रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। नेहा, अंजना जी दोनों ने पूछा आपसे, आपने कहा कि ज्ञानवापी पर मुझसे ज्ञान मत लीजिए, सरकार का टेक बता दीजिए, सरकार की राय क्या है? एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते आपकी मंत्री जी की राय क्या है, और मुख्तार अब्बास नकवी एक मुसलमान होने के नाते ज्ञानवापी पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश का, हमारे देश की जो सहिष्णुता है, सौहार्द है, ये हमारी एक धरोहर भी है और हमें उसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना है। पिछले 8 सालों में बहुत प्रयास हुए, इससे पहले भी प्रयास ये सरकार का, मैं बताता हूँ, सरकार का टेक है सर। हमारा तीन बता दीजिए। बिल्कुल, हमारा सरकार, मंत्री और मुख्तार अब्बास नकवी। देश के हमारा जो है वही सरकार का है और वही हमारी पार्टी का भी संकल्प है कि देश के सौहार्द, देश की सहिष्णुता और देश के भाईचारे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचने देना है। जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत को डेंट करना चाहते हैं, जो लोग अनेकता में एकता की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, उनसे हमें होशियार रहना है। ये काम वही कर रहे हैं जो कभी मुगलों ने किया था, कभी अंग्रेजों ने किया था। हमें उसके किसी भी तरह से उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। नकवी साहब,
ये जो पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट वापसी का ये जो मुद्दा चल रहा है, चाहे वो तेजो महालय बनाने नाम बदलने की बात हो, मथुरा मंदिर की बात हो, कुतुब मीनार का नाम बदलने की बात हो, ज्ञान वापी हो, ये सब कुछ जो इन दिनों चल रहा है, ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है कि अचानक से ये सारे मॉन्यूमेंट वापसी का ये जो मुहिम है, या फिर नाम बदलने की हो, चाहे वो सड़कों के नाम बदलने की हो या फिर रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की बात हो, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं ऐसे कैसे विश्वास जीत पाएंगे आप? ये हमारे देश के लोगों की ये जो आजादी है, इस आजादी पे तो कोई आप कंट्रोल कर नहीं सकती, एक चीज। दूसरी चीज ये कि कई नाम आपको भी खटकते रहे होंगे, कई नाम हमको भी खटकते रहे होंगे। रोड आपको खटकता है? मैं उसमें किसी पे नाम पे नहीं जाता। रोड आपको खटकता कई लोगों को खटक सकते हैं, और अगर खटकते होंगे और लोग अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें इसमें क्या, इससे कहां से कम्युनलिज्म आ गया? लेकिन क्या आपकी सरकार को ये चिंता है कि देश में जो मुसलमान है वो अपने आप को एलियनेटेड, अलग थलग महसूस कर रहा है? उन्हें लगता है कि ये सरकार मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करती है, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है, और हम उसमें अलग थलग पड़ रहे हैं। ऐसे में किसी बैकलैश की आशंका, क्या ऐसी चिंता आपकी सरकार को होती है? एक के बाद एक सर मंदिर मस्जिद के मुद्दे, अब तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट ही सुनवाई करेगा, दूसरी तरफ मथुरा में भी सिविल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है पूरे केस को। क्या आपकी सरकार को यह चिंता है कि देश का मुसलमान एलियनेटेड फील कर रहा है? देखिए, पहली बात ये बताइए आप, जो आप कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद, बीजेपी को आपको मालूम होगा कितना % वोट मिलता है? 40%, 36, 38 मिला, 38.5। यानी कि अगर हम जो है वो बहुसंख्यकवाद वाली बात होती तो हमें तो 100% वोट मिलना चाहिए था, नहीं तो 80% तो मिलना ही चाहिए था। अरे भाई, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, मोदी जी की सरकार की, ये जो भी सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से, जनादेश के आधार पर है, और जिन्हें हमें वोट नहीं देना उन्होंने भी हमें खिलाफ हमारे वोट दिया है। लेकिन मैं तो अभी, आप कभी वाइट दिखाइएगा, मैं अभी नू में था, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है वो, वहां पर 80% मुसलमान है, और हरियाणा में अकेला एक जिला है जिसको मोदी जी ने आकांक्षी जिला जो घोषित किया है। और मैंने कहा था वहां खड़े होके, मैंने कहा मुझे मालूम है कि आपने मोदी जी को वोट नहीं दिया, एक बात, और वोट नहीं दिया वो महत्वपूर्ण नहीं, आपने उनको हराने के लिए वोट दिया, लेकिन मोदी जी ने ईमानदारी के साथ आपके इस चूल्हे को चुना ताकि आप तरक्की की धारा में बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बने। इसलिए ये एक सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, आप हुनर हाट लगाते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या आपके पास कुछ मुसलमान ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि साहब रोजी रोटी तो चल रही है, खाना तो खा रहे हैं बच्चे, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगता है? किसको डर लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पास तो आते हैं, मुझे तो कोई ऐसा, हमसे तो कहते हैं लोग, नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आप मंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान भर का एक एक मुसलमान आपकी तरफ बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखता है। दिक्कत क्या हुई है, कहीं छोटा सा क्रिमिनल एक इंसिडेंट हो जाएगा, उस पर कम्युनल जो है वो कलर चढ़ा दिया जाएगा, एक के बाद एक ये क्रम चला है, इसमें मैं कोई, और कहीं पर भी अगर किस तरह का क्रिमिनल भी हो, कम्युनल भी हो, उस पर 0 टॉलरेंस रखा गया है। और उसका नतीजा है आज जो है वो, जो मैं आपको कह रहा था, जिसपे आप सहमत नहीं थे, कि भागलपुर जैसी घटनाएं नहीं हो पाई, सन 84 जैसी घटनाएं नहीं हो पाई, भिवंडी नहीं हो पाया, या जो है मलियाना नहीं हो पाया, मालेगांव जैसे दंगे नहीं हो पाए जो 6-6 महीने चलते थे, 8-8 महीने चलते थे, हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते थे, तब डर नहीं था, आज डर हो गया। हम तो मोदी जी की उस बात के भी समर्थक हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा कब पहुंचेगी? अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है। अब एक बात, दिक्कत जिसके माइंड में अगर कम्युनल कीड़ा हो और मोदी फोबिया भर गया हो, वो कहेगा ही जी हम तो असुरक्षित हैं, क्योंकि वो उन लोगों से प्रभावित है जिनके नाम आपने दिए, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों से। वो कहेंगे जी बहुत, देखिए अव्यवस्था है। आपने हिजाब की बात करी, हिजाब का शुरुआत किसने की थी मालूम है आपको? हिजाब का पर जो है वो सबसे पहले आपके राहुल गांधी जी का बयान आता है, उसके बाद उनकी बहन जी का आता है कि जी कुछ भी करो, बिकनी पहने या कुछ पहने, वो सबको इजाजत है। उसके बाद पाकिस्तान का आ जाता है, उसके बाद अलकायदा का, उसी पे जुगलबंदी शुरू हो जाती है। तो ये लोग जो है वो कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जिसमें देश में भय और भ्रम का माहौल पैदा न करे। तो दिक्कत ये हो गई, भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स तो बन गई है, और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। एक विवाद आपको याद होगा, बीते दिनों हुआ था नकवी जी,
जिसमें हिंदी भाषा को लेकर बहुत बवाल मचा था। आज उसको लेकर मोदी जी ने क्लैरिफाई भी किया। उन्होंने कहा कि सब भाषाएं समान है। यानी कि काफी हद तक जब भी मोदी जी किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में या फिर वर्चुअली संबोधित करते हैं, इस बात की पुरजोर कोशिश करते हैं कि जो बीती तमाम कंट्रोवर्सीज हैं उस पर मिट्टी डाल सकें और माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए हिंदी जो है वो मैंने तो बचपन में देखा है कि जोड़ने का काम करती है। महात्मा गांधी से लेकर के और हमारे तमाम जो महापुरुष थे उनका यही कहना था कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है। लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उनका महत्व हिंदी के महत्व के बढ़ने से कम नहीं हो जाता। आपने कहा अभी कि देश में अब दंगे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? कानून का डर हो गया या सरकार का डर है? सरकार का खौफ है बुलडोजर आ जाएगा? देखिए, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो ये जो बलवाई थे, जो पूरी तरह से अपनी ये जो कम्युनल सियासत थी उसको अपनी ताकत समझते थे, वो सारे के सारे आइसोलेट हुए हैं। और आज इसका नतीजा है कि जहां एक तरफ करप्शन रुका है, कम्युनलिज्म रुका है, वो उसका नतीजा है कि ये जो दंगे और दंगाई पूरी तरह से बलवे और बलवाई जो है वो बेखौफ होकर के लोगों का कत्लेआम करते थे। ये इत्तेफाक था मंत्री जी कि जिस मस्जिद से आरोप था कि पत्थर चले थे हनुमान जयंती के दिन, जो वहां से गुजर रहा था काफिला, उसी पर जाकर बुलडोजर चला दिल्ली में, जहांगीरपुरी में। इतना बड़ा इत्तेफाक, सहयोग या प्रयोग? अच्छा ये बताइए, मैं केजरीवाल साहब का एक बयान देख रहा था। अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बुलडोजर पर सवाल खड़ा करे, वो जो है वो बुलडोजर जो है और बुलडोजर की जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो इंक्रोचमेंट पर जो है वो बवाल कर रहे थे। एक चीज। दूसरी चीज, वो एक मैंने कहा था एक बार कि वो बुलडोजर बदनाम हुआ इंक्रोचमेंट तेरे लिए। तो अब दिक्कत ये हुई है कि बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट के लिए हो रहा है। कुछ लोग जो है वो इंक्रोचमेंट के को प्रोटेक्टर बने हुए खड़े हुए हैं और उस पर भी कम्युनल तक कलर लगा देंगे कि साहब ऐसा नहीं। मैंने आपकी आज तक पे देखा कई ऐसे लोग थे जो और कम्युनिटी के लोग थे, उनके यहाँ भी बुलडोजर चला। बुलडोजर पर भी पॉलिटिक्स। एक्ट 1991 1991 मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भैया आप ये बन गया था एक एक्ट, तो रहने दीजिए ना, उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं इस पे पर्टिकुलर एक्ट की बात नहीं करता, लेकिन कोई भी एक्ट होता है, पार्लियामेंट बनाती है, तो वो पार्लियामेंट को अधिकार है एक्ट बनाने का भी और पार्लियामेंट को अधिकार है उसके संशोधन का भी। अब सीए में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? 370 जो है वो जरूरत के हिसाब से उसमें जो आवश्यकता थी पार्लियामेंट ने उसके अपने अधिकार के आधार पर किया। बड़ा हिंट दे रहे हैं आप। 1991 प्लेसेस मैं ऑफ कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। बदलाव लाएगी सरकार? मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये जो एक्ट है वही एक्ट जो है तो एक्ट तो बदलना पड़ेगा ना आपको, तभी अगर एक्ट सरकार प्रयास करेगी। मैं इस सारी चीजों को हमारा प्रयास ये है कि कहीं पर भी अशांति नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी जो है लोगों के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बिना एक्ट बदले ये जो लाल किले का मामला है, कुतुब मीनार का मामला है, ताजमहल का मामला है और ज्ञानवापी का मामला है, बिना ये एक्ट बदले कैसे संभव है, बता दीजिए प्लीज। हमको इसमें कुछ नहीं कहना चाहते। हम लाएंगे तूफान से कश्ती, ठीक है, मतलब एक्ट बदलेंगे। एक और हम लाएंगे तूफान से कश्ती निकाल। आप बोल दीजिए हम कितनी भी तूफानों से कश्ती मोदी जी ने निकाल के लाए कि नहीं लाए? बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने आपको बताया ना, हम किसी कश्ती को हिंदुस्तान की तूफान के बीच में हमारा हिंदुस्तानी बहुत सरल और सीधा है सर। बिल्कुल, आपकी लच्छेदार बातें नहीं सर। आप ज्ञानी हैं, आप शब्दों के जादूगर हैं, आप शायर हैं, आप कवि हैं। नहीं, सीधे बता दीजिए। अंजना ने जो पूछा, क्या 1991 एक्ट में सरकार का बदलाव का कोई इरादा है आज, कल, परसों? किसने कहा कि हम पूछ रहे हैं, किसने बदलने के लिए कहा? मांग आई, आप पूछ रहे हैं, मांग कहाँ आई बदलने की? सर उसके बिना तो मंदिर नहीं बन सकता ना वहाँ। कैसे बनेगा? ये उसके बिना ज्ञानवापी आप कैसे वहाँ पर? देखिए, मैटर कोर्ट में है, कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। कोर्ट पर सभी को विश्वास है, विश्वास रखना भी चाहिए कोर्ट पे। नकवी जी, हाल ही में योगी जी ने जो मदरसों का अनुदान था उसे बंद कर दिया। आपकी तो फिंगर टिप्स पे मस्जिदें गिनी हुई हैं, मदरसे भी गिने हुए होंगे आपने। तो ये जो अनुदान बंद करने का निर्णय या फिर ये निश्चय लिया है, इसको लेकर बहुत बैकलैश हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम सब समुदाय को ध्यान में रखकर 50,000 से ज्यादा मदरसे हैं देश में। उत्तर प्रदेश में कितने? मैं शायद 20-22 हजार उत्तर प्रदेश में अकेले होंगे। रजिस्टर्ड वाली बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने हैं। देखिए क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन
जो होती है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन होती है, उसमें लोगों की को हमें प्रमोट करना चाहिए और उसमें जाने के लिए बच्चों को बच्चियों को करने की जरूरत है। एक चीज जो पहले रजिस्टर्ड बहुत अच्छा यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है, जो पोर्टल पे आ गए हैं उनको वो अनुदान दे रहे हैं और नए मदरसे बने, नए मदरसों को हम पोर्टल पे लाए उसके बाद में वो अलग विषय है। लेकिन अभी नए मदरसों के बारे में जो पुराने मदरसों के बहुत से बैग चीजें बकाया है वो पूरी होनी चाहिए। निर्णय के पीछे ये वजह थी कि वो रजिस्टर हो जाए, पोर्टल पे आ जाए। वो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन मेरा अगर मुझसे आप पूछेंगी तो मेरा ये कहना है कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जो मुख्य धारा की शिक्षा है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी हो, उसके लिए वो बच्चे जाकर के आगे तरक्की के रास्ते पे बढ़ पाएंगे। हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसा रहे देश को? कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, इसमें कहा हिंदू मुस्लिम है नहीं है। नहीं, अच्छा हम बताइए कि हम कौन सी आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल है। मैं आपको 5 बातें बताती हूँ। जो मदरसे की बात है, अनुदान खत्म करना, राष्ट्रगान मदरसे में कंपलसरी करना, रामायण एक्सप्रेस देश में होगा लेकिन कुरान एक्सप्रेस नहीं होगा, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा हर जगह पर मामला उठेगा। क्या ये मुसलमानों को एलिनेट करने के लिए जो आरोप वो वैसी बार बार लगाते हैं कि आप लोग सेकंड क्लास सिटीजन? अच्छा आप ऐसा करिए, 10 मौलानाओं से आप लिखवा लीजिए कि कुरान एक्सप्रेस चला दो, आप आज तक पे चला लीजिए, देखिए क्या होता है आपके यहाँ। ये जो कहना बड़ी बात है, रामायण एक्सप्रेस पे सब लोगों ने कह दिया ठीक है चलना चाहिए। एक चीज, आप राष्ट्रगान पे किसको इतराज है भाई? कौन उस पर मुखालफत कर रहा है कि राष्ट्रगान नहीं होना चाहिए? तो ये सारी की सारी चीजें एक फेक एंड फैब्रिकेटेड जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश के तौर से इसको जो है वो बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश। ठीक है, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। सरकार की क्या सोच है, क्या नियत है और जो देश में हो रहा है उन तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।